इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे संविधान की विशेषता पर चर्चा किया और उसकी पहली विशेषता कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। उस विस्तृत होने के कारण पर मैं चर्चा कर रहा था कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है हमारे देश का। यह पहली विशेषता थी और इस पहली विशेषता के ऊपर चर्चे का मुख्य विषय जो रहा वो मुख्य विषय रहा कि भारत का संविधान विस्तृत कैसे इतना हो गया, इतना विस्तृत कैसे हो गया। तो इसके कारण के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। पहला कारण मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो बनाया था, जिसके थ्रू 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत को गवर्न किया अंग्रेजों ने, उस भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70 से 75% प्रावधान लिए गए। यह पहला कारण था। दूसरे कारण पर मैंने चर्चा किया कि विश्व के कई देशों के संविधान से, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से, उन लोकतांत्रिक देशों के संविधान से भी बहुत से प्रावधान लिए गए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, रूस जैसे देश थे। तो पाश्चात्य विचारकों ने भारत के संविधान पर आरोप लगाया कि भारत का संविधान उधार का थैला है। अब भारत का संविधान उधार का थैला है या नहीं, यही हमारे चर्चे का मुख्य विषय था, जिस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया। अब यहीं से मैं अगला शुरू कर रहा हूं कि विस्तृत होने के कारण क्या थे। दो कारण, पहला कारण भारत शासन अधिनियम की बताया, दूसरा कारण कि विश्व के कई देशों के संविधान से बहुत से प्रावधान लिए गए, तीसरा कारण कि केंद्र और राज्य, जो हमारे देश में केंद्र है और राज्य है, इन दोनों के लिए एक ही संविधान है। के लिए एक ही संविधान। अगर केंद्र के लिए अलग संविधान होता और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होता तो जाहिर सी बात है कि हमारा संविधान संक्षिप्त होता, इतना विस्तृत नहीं होता। जैसे भाग 11 हम देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध, पूरा का पूरा दोनों के बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो भारत के संविधान के विस्तृत होने के कारणों में एक कारण यह भी देता है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी विस्तृत होने का कारण। विस्तृत होने का चौथा कारण, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मेंस के एग्जाम में जब विस्तृत होने का कारण पूछे तो उस विस्तृत होने के कारण पर एक सवाल कि कई देशों के संविधान से जब बहुत से प्रावधान लिए गए तो उस पर आरोप लगा कि क्या भारत का संविधान उधार का थैला है, तो उस पर भी आप सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। दूसरा बहुत सिंपल होगा कि भारतीय संविधान के विस्तृत होने का क्या कारण है। तो एक कारण, दो कारण, तीन और चौथा आपके सामने। भारत की सामाजिक व भौगोलिक भिन्नता
के साथ साथ विषमता भी पाई जाती है। हम देखेंगे कि हमारा देश ऐसा देश है जहां पे गर्मी का भी एहसास, गर्मी को हम झेलते ही झेलते हैं अपने देश में, बरसात का भी आनंद लेते हैं, और ठंड। तो जो भौगोलिक स्थितियां हैं इस देश की वो भी बहुत डाइवर्स हैं, और जो भारत की सामाजिक स्थिति है वो सामाजिक स्थिति भी भिन्नता के साथ साथ विषमताएं ली हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस आजादी की लड़ाई में आप लोगों को मालूम होगा, और ये बताने की जरूरत भी नहीं है फिर भी, कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उस आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे, ओबीसीज भी थे, एससी एसटी भी थे, किसान भी थे। ऐसे मजदूर, ऐसी महिलाएं, ओबीसीज, एससी एसटीज और जो अल्पसंख्यक, इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति वो बेहतर नहीं थी। तो चूंकि इनका भी अपना सपना था कि देश की आजादी की हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमें भी आजादी मिलेगी, हमारी भी स्थिति को सुधारने के लिए संविधान में प्रावधान किए जाएंगे। तो इस सामाजिक भिन्नता और विषमता के वजह से भी भारत का संविधान विस्तृत हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस सेगमेंट को देखें। हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, वो चाहे पॉलिटिकल स्टेटस की आप बात करें, चाहे इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें, या सोशल सिस्टम की बात करें, या इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें। जिस संख्या में महिलाएं हैं उस संख्या में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। लिंग के आधार पर भेदभाव सदियों से होता रहा। आज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंप्लीमेंट है, लागू है, लागू होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो जब महिलाओं की भी भागीदारी हमारे नेशनल मूवमेंट में हुई तो निश्चित रूप से ऐसे महिलाओं की क्षमताओं को विकसित करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविजन किया जाए। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 का सेक्शन 3, 15 का सेक्शन 3, ये देखिए क्या कह रहा है कि राज्य, अनुच्छेद 15 के सेक्शन 1 के बाद भी राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। नतीजा क्या हुआ कि इन महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना भी और लागू भी हुआ। बच्चों के लिए भी इसमें उस प्रावधान किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 आपके सामने है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल भी, एक्ट भी आपके सामने है। ऐसे महिलाओं के लिए भी आप आगे भी देखेंगे तो आर्टिकल 39 के सेक्शन डी में बात कही गई कि राज्य स्त्री पुरुष कर्मकारों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। विस्तृत हुआ। महिलाओं के साथ साथ
ओबीसीज आपके सामने है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी भी भागीदारी हमारे नेशनल मूवमेंट में थी, इसमें कोई शक नहीं, बढ़ चढ़कर थी। इनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया। अनुच्छेद 15 का सेक्शन 4 जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, इससे भी विस्तृत हुआ। यह वही 15 का सेक्शन 4 है जिसमें यह बात लिखी गई कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। इससे भी विस्तृत हुआ। ऐसे ओबीसीज के लिए मूल अधिकारों में 16 का सेक्शन 4, जिसमें यह कहा गया कि यदि यह फंडामेंटल राइट्स विस्तृत होने के कारण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि 16 के सेक्शन 4 में लिखा गया कि राज्य पिछड़े, यदि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य की न्याय में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण प्रदान करेगा। यह कहने की जरूरत नहीं है। आप सिविल सर्विसेज की या किसी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल तक इनकी क्या सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार के भेदभाव इनके साथ किया जाता रहा। सरकारी नौकरियों में जनसंख्या आप देखेंगे तो ओबीसीज और एससी एसटी को मिला दूं तो 80% से ज्यादा की जनसंख्या इनकी हमारे देश की जनसंख्या में, लेकिन सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन कितना था, न के बराबर था। तो जब देश की आजादी की लड़ाई में ये भी पार्टिसिपेट किए तो निश्चित रूप से इनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी। इनका भी उद्देश्य था कि मैं भी अपने व्यक्तित्व का विकास करूं। जरूरी था कि संविधान निर्माताओं के द्वारा इनके विकास के लिए संविधान में प्रावधान किए जाएं। तो 16 के सेक्शन 4 में यह स्पष्ट लिख दिया गया फंडामेंटल राइट्स के रूप में कि यदि राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण प्रदान करेगा। आरक्षण आज दिया जा रहा है। इसी ओबीसीज के लिए यह कहा गया आर्टिकल 340 में, 340 में, कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा और वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे ओबीसीज के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए सिफारिश करेगा, सुझाव देगा। तो 340 में बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई। इससे भी भारत का संविधान विस्तृत हुआ। अब एससी और एसटी के लिए देखें आप, ये जो सामाजिक विषमता थी उसको दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया, जिससे भारत का संविधान क्या हुआ, विस्तृत हुआ। एसटी के लिए भी मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के सेक्शन 4 में यह बात लिखी गई कि राज्य एससी एसटी की उन्नति के लिए भी विशेष प्रावधान करेगा। तो 16 के सेक्शन 4 का सब सेक्शन ए, ये वो अनुच्छेद है 16 जिसमें सेक्शन 4 मौजूद था। उस सेक्शन 4 में सब सेक्शन ए जोड़ा गया, 77वां संशोधन 1995, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि एससी एसटी का राज्य के अधीन सेवाओं में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे एससी एसटी के लिए आर्टिकल 17, यह भी फंडामेंटल राइट्स के रूप में, जिसके बारे में आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 17 में सिर्फ इतना लिखा कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इससे उपजी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और वह दंडनीय अपराध होगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, समुदाय के लोग शिकार थे
यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं, वेद के मंत्रोच्चारण करने का अधिकार नहीं। हम बहुत से धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख पाते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा जो वास्तव में क्षत्रिय कुल का था, लेकिन पालन पोषण चूंकि राधे ने किया था, वो सूत इसका शिकार होना पड़ा। वैदिक काल तक हम देखते हैं कि इनकी स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर और मध्यकाल तक आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ कैसा हमारा व्यवहार था, पूरे समाज का कैसा व्यवहार था। सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। तो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमने क्या किया है, इतिहास इससे भरा पड़ा है। मैं आपसे यह कह रहा था कि इसे सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले हों, अंबेडकर हों, या जितने बड़े बड़े समाज सुधारक गुजरे हैं, उन सभी के सभी समाज सुधारकों की यह सोच थी कि इनको समाज की मुख्य धारा में न केवल सम्मानित स्थान दिया जाए, बल्कि इनकी प्रतिष्ठा को भी प्रतिष्ठित किया जाए। अंबेडकर जैसा महारथी जो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, जब प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो एडमिशन हो जाता है। बैल गाड़ी को खींचता है, उस पर बैठने नहीं दिया जाता। इनके गांव में जो सार्वजनिक तालाब था, उस तालाब का पानी पीने का अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जिस दिन ये स्कूल जाते हैं, उस दिन इनको क्लासरूम में घुसने नहीं दिया जाता। परिणाम ये निकलता है कि इनको दरवाजे से बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। यह भेदभाव का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। दंड कैसे कैसे थे यह भी आपको मालूम। अनुच्छेद 17 में इनके लिए प्रोविजन किया गया। मैंने एक हल्का सा सेगमेंट के रूप में आपको कहा कि मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। आपको याद होगा कि 1927-28 का वो दौर था जिसमें गांधी जैसा महान व्यक्ति इनको वो अधिकार, वो सम्मान दिलाने के लिए केरल के वैकोम में सत्याग्रह कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, लेकिन अस्पृश्यता की कहीं पर परिभाषा नहीं दी गई कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है। इसलिए जरूरी था कि पार्लियामेंट इस पर कानून बनाए अनुच्छेद 35 के द्वारा, और पार्लियामेंट ने एक नहीं 3 कानून बनाया। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया, और उस कानून का नाम बदलकर 1976 में 1976 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट रखा गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। पुनः इसी यूनियन पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाया जिसे हम नाम देते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कभी चर्चा मैं करूंगा उस कानून पर, जिसे जनरली लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी उसे हरिजन एक्ट कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस कानून का नाम जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए वो कानून बनाया गया। ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए, जैसे आर्टिकल 46 जो नीति निदेशक तत्व है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उनके अर्थ संबंधी हितों का पक्ष पोषण करने का प्रयास करेगी। हुआ विस्तृत
ये विस्तृत होने के कारण हैं। इन्हीं अनुसूचित जाति जनजाति की दशाओं में सुधार के लिए, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, इनके विकास के लिए योजनाओं का अन्वेषण करना, स्कीमों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई, जिसको अलग अब कर दिया गया। इन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए अनुच्छेद 330 का प्रावधान किया गया कि यदि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही विधानसभाओं में भी, प्रत्येक राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसको हम आप आरक्षित सीट कहते हैं। यह विस्तृत होने के कारण है। अनुसूचित जाति जनजाति के बाद आप देखेंगे तो एग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन भी, जिसे हम आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं हिंदी में, जिसके बारे में कोई परिभाषा 366 में दी गई लेकिन स्पष्ट नहीं। ऐसे एग्लो इंडियन की हमारे देश के आजादी की लड़ाई में भी भूमिका थी। देश आजाद हुआ, देश के आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, तो निश्चित रूप से ऐसे एग्लो इंडियन के लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया, जैसे अनुच्छेद 331 कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 से अनधिक व्यक्तियों को लोकसभा में नाम निर्देशित करेगा। यह अनुच्छेद 331 में बात है। ऐसे ही राज्यों के विधानसभाओं के बारे में 333 में है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के 1 से अनधिक व्यक्ति को विधानसभा में नाम निर्देशित करेगा। विस्तृत होने के कारण है। ऐसे ही अल्पसंख्यक वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में माइनॉरिटीज कहते हैं, देश की आजादी की लड़ाई में इस देश में रहने वाले जितने जाति के लोग हों, धर्म के लोग हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोग हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, सबका अपना अपना रोल रहा। याद कीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खिलाफत मूवमेंट चला, खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा की गई, तो जो अली बंधु थे, खिलाफत मूवमेंट चलाया, जिसका गांधी जी ने समर्थन किया। और उस नेशनल मूवमेंट में आपको मिलेगा कि जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो एक तरफ खिलाफत मूवमेंट चल रहा था और दूसरे तरफ असहयोग आंदोलन, दोनों की बैठकें होती थी। लगता ही नहीं था कि दोनों में खिलाफत मूवमेंट के समर्थक कौन है, असहयोग आंदोलन के समर्थक कौन है। गांधी जी को पूरी बागडोर सौंप दी गई। जब
खिलाफत जैसे धार्मिक विषय को गांधी जी राजनीति में लेकर चले आए, तो जिन्ना जी से व्यक्ति ने यह बात कहा था कि अच्छी बात नहीं है। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को राजनीति में शामिल करके, यानी इस धार्मिक विषय को शामिल करके भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद का गला घोंट दिया। यह जिन्ना का स्टेटमेंट मिलता है। लेकिन गांधी जी की अपनी सोच थी, क्योंकि 1920 से पहले 1857 और 1857 के बाद और 1920 से पहले आप देखेंगे तो हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी मूवमेंट चल रहा था उसमें मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन नहीं था। उसके वजह थे, सबसे मेजर जो वजह कहा जाता वो ये कहा जाता कि 1857 का जो हमने विद्रोह किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसमें सबसे ज्यादा निर्ममता से नरसंहार मुसलमानों का हुआ। एक भय पैदा हो गया, दहशत पैदा हो गया, और दहशत जब मुस्लिम समुदाय के अंदर बैठ गई तो इसका ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने फायदा उठाया। तुष्टीकरण की नीति। अब 20वीं शताब्दी में कांग्रेस गांधी के हाथों में थी, और वह कांग्रेस तब तक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी, या वह आंदोलन जो हम अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर चुके थे राष्ट्रीय चरित्र नहीं ले सकता था, जब तक कि इस देश में रहने वाले सारे लोगों का पार्टिसिपेशन उस मूवमेंट में ना हो। गांधी जी अल्पसंख्यकों के विश्वास को जीतने के लिए खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया। नतीजा ही हुआ कि अल्पसंख्यक वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में, व्यापक स्तर पर असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। निश्चित रूप से किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी हो तो जो थियरी में है आप लोग जानते होंगे कि जो इस देश में माइनॉरिटीज है, जो अन्य देशों में माइनॉरिटीज हैं, विश्व के अन्य देशों में भी माइनॉरिटीज हैं, तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे इस देश के, हमारे देश के हों, या बांग्लादेश के हों, या चीन के हों, या संयुक्त राज्य अमेरिका की, सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है असुरक्षा की। इसी असुरक्षा को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए। मैं तो यह बात खुलेआम बोलता हूं कि भारत के संविधान ने इस माइनॉरिटीज को जो जो दिया है, विश्व का किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए गए मूल अधिकार आप पढ़ते होंगे, उन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 29 और 30 है। ये वो मूल अधिकार है जिसकी हेडिंग हम पढ़ते हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये सिर्फ माइनॉरिटीज को है, बाकी किसी को नहीं है। अनुच्छेद 29 कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किन्हीं अनुभाग की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। उसी 29 के सेक्शन 2 में यह बात लिखता है कि राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, धर्म आ गया, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 30 में इसी माइनॉरिटीज के लिए कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को न केवल बनाने का अधिकार होगा बल्कि प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। यह भारत के संविधान को खूबसूरत बना दिया। विस्तृत होने के वजह के रूप में मैंने आपके सामने यह हेडिंग लिखा है कि भारत की सामाजिक भौगोलिक भिन्नता के साथ साथ विषमता भी मौजूद। ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से प्रोविजन किए गए। इन्हीं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए देखिए यहां पे लिखता है 350 का सबसेक्शन क, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालक को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी बालक हो उसको प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में देने का प्रयास करेगा, राज्य करेगा। इसी 350 के सबसेक्शन
ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के गठन की बात की गई। यह सब विस्तृत होने के कारण है, इसके वजह से विस्तृत हुआ। भौगोलिक विभिन्नता की बात जब हम करते हैं तो भारत की आप भौगोलिक संरचना देखे होंगे, समतल मैदान हैं तो पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों की जीवन यापन कुछ और होता है, समतल इलाके में कुछ और होता है, लाइफ स्टाइल अलग होती है। जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, उनके प्रशासन के बारे में बात की गई। पेशा जैसा कानून लाया गया, पंचायती राज का विस्तार किया गया 6ठी अनुसूची के लिए कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाए, और जब पंचायती राज लागू हो गई तो ऐसे पंचायती राज का विस्तार कैसे अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रों पर विस्तार किया जाए। पेशा जैसे कानून के थ्रू उसको विस्तारित रूप दिया गया कि राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भी भागीदारी ली जाए। भौगोलिक विषमता के रूप में आप देखें कि आर्टिकल 370 ए, 370 बी, सी, डी, ई, एफ जैसे कई अनुच्छेद जोड़े गए। ये विस्तृत होने के कारण है कि भौगोलिक भिन्नता भी मौजूद है। आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की बात हो तो समतल मैदान में रहने वाले छात्रों के लिए लंबाई कुछ और होती है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलग होती है। तो यह अलग से प्रोविजन किया गया जिससे भारत का संविधान विस्तृत हुआ। विस्तृत होने के कारण के रूप में पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यह भी होता है, कहा जाता है कि मूल अधिकारों का प्रावधान तो किया ही किया, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल किया गया, जिसे हम अनुच्छेद 32 कहते हैं। विस्तृत होने के कारण है ये कि मूल अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने अगर भाग 3 में लिखा तो उसी भाग 3 में कहीं ऐसा ना हो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, राज्य मूल अधिकारों का दमन करने लगे। तो ऐसे मूल अधिकारों की सुरक्षा का तरीका भी बताया गया जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ऐसे अनुच्छेद 32 में 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। ये वही 32 का सेक्शन 2 है जिसमें 5 प्रकार के रिटों की बात की गई, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्टियोरी और को वारंटो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिटों की बात की गई। इसमें 32 के सेक्शन 3 में यह भी कहा गया कि संसद को अधिकार है कि वह रिट जारी करने की शक्ति विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों को भी प्रदान कर सकेगी, लेकिन शर्त है कि इससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यह वो अनुच्छेद 32 है जिस पर 80 के दशक में विस्तृत चर्चा हुई, आज भी हो रही है। जनहित याचिका आपके सामने है, जुडिशियल एक्टिविज्म आपके सामने है, और मैं इस पर आपके बीच एक वीडियो भी डाल चुका हूं। और वो पहला मेरा वीडियो था
कि जब इन 5 प्रकार के रीटों को शामिल किया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार के रूप में, तो निश्चित रूप से इससे भी विस्तृत हुआ। सर एवर जेनिंग्स का कमेंट इस पर कि इनको शामिल करने की जरूरत क्या थी, तो वो बोलता है इसलिए शामिल किया गया ताकि वकीलों की उपजीविका की व्यवस्था हो सके, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या ज्यादा थी और उन्हीं वकीलों ने भारत के संविधान को बनाया, इसलिए अपनी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी। अतः भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। इस पर मेरा एक वीडियो आ चुका है जो मेंस के व्यू से होता है। तो इससे भी विस्तृत हुआ। विस्तृत होने के कारण के रूप में नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इससे भी विस्तृत हुआ। यह भी एक चर्चे का विषय है, आप जानिए इस चीज को। अनुच्छेद 37 में यह बात लिखी गई कि यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, राज्य से अपेक्षा की गई है, राज्य से उम्मीद की जाती है। क्या राज्य से उम्मीद की जाती है? कि राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधि बनाने का प्रयास करेगा। अगर राज्य प्रयास नहीं करता तो न्यायालय बाध्य नहीं कर सकती। तो जब यह राज्य की ही इच्छा पर छोड़ दिया गया तो फिर इसको शामिल करने का क्या अर्थ है? इस पर भी बहुत सी टीका टिप्पणी है। एवर जेनिंग्स ने भी कमेंट किया है, के मुंशी का भी कमेंट है, ग्रैमी लास्टिन ने भी जवाब दिया है, अंबेडकर का भी जवाब है, के एम पर्रिकर का भी जवाब है, के टी शाह ने भी कुछ कमेंट किया है। तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के कारणों में यह भी एक कारण कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्वों को भी शामिल किया गया और राज्य से यह उम्मीद की गई कि जैसे जैसे राज्यों के पास रिसोर्सेज होते चले जाएंगे, जैसे जैसे राज्यों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी, संसाधन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करते चला जाएगा, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। दोस्तों, जब भी कभी आपसे विस्तृत होने के कारण के बारे में पूछे तो आप इन 6 बिंदुओं को लेकर चर्चा करें और चर्चा करने में मैक्सिमम जो शब्द होंगे वो 250 शब्द होंगे या 200 शब्द होंगे। तो ऐसे में हम इस सवाल को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी अगर सवाल पूछता है तो सवाल को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता में मैं दूसरी विशेषता पर अब आपके सामने चर्चा शुरू करने जा रहा हूं, और वो भी ऐसी विशेषता है जो यूनिक है। यूनिक का मतलब कि किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वो विशेषता नहीं पाई जाती। जैसे भारत का संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। बहुत फॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन, अधिकांशतः लचीला है, कठोर कम है। कोई पूछे कि लचीला ज्यादा है कि कठोर कम है, तो जवाब हम दे सकते हैं कि लचीला अधिक है और कठोर कम है। यह नहीं हमारा जवाब हुआ कि अधिकांशतः लचीला अधिकांशतः कठोर, कठोर और लचीला दोनों है। हां, यह सही है, लेकिन जो सही जवाब होगा कि अधिकांशतः लचीला और कठोर कम है। अब लचीला भी है और कठोर भी है। लचीलेपन के रूप में जो मिसाल मिलता है हमको, वह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मिलता है कि विश्व में सबसे ज्यादा लचीला संविधान ब्रिटेन की संविधान को कहा जाता है और सबसे कठोर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को कहते हैं। लचीलापन का मतलब होता है जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सके, और कठोर का मतलब जिसमें बदलाव करने के लिए एक अलग प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें आसानी से बदलाव ना हो सके। संविधान निर्माताओं के सामने यह सवाल था कि अगर लचीला ही बना दिया जाए तो हो सकता है कि आगने वाली पीढ़ियां, जैसा कि आप देख चुके हैं, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी का दौर हो,
चाहे आज के दौर की बात हम करें कि अगर हमारे भारत का संविधान लचीला ही होता तो आज पूरा का पूरा संविधान बदल चुका होता, जो ओरिजिनल उसका रूप था वो ना होता, और उस मूल रूप में कहीं ना कहीं से बनाए रखने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल भी कहा जाता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का उसने कॉन्सेप्ट दिया। कहने का उद्देश्य कि अगर सिर्फ लचीला होता तो संविधान में पता नहीं कितने संशोधन हो चुके होते, संविधान बदल चुका होता, और सिर्फ अगर कठोर होता तो कठोरता के बारे में यह कहा जाता है कि इतना कठोर ना होइए कि समय आगे निकल जाए और हम पीछे छूट जाएं। लचीला भी बनिए, कठोर भी होइए। अगर सिर्फ आप कठोर हैं तो आप विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। जैसा कि मोहब्बतें फिल्म लाई गई थी, उस मोहब्बतें फिल्म का ये मैं उदाहरण दे सकता हूं। विजय शंकर, अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया, समय के अनुकूल बदलाव नहीं कर पाते, नतीजा क्या निकलता है कि बेटी अपनी जान दे देती है। तो बेहतर हो कि हम लचीला भी हों और कठोर भी हों। हमारे संविधान की तो यह विशेषता यूनिक कैरेक्टर है। अब लचीला कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं? लचीला संविधान कहते किसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए। सामान्य प्रक्रिया कहूं या साधारण बहुमत कहा जाए या बहुमत कहा जाए। सामान्य प्रक्रिया, साधारण बहुमत या बहुमत, तीनों में से जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, अर्थ में कोई बदलाव नहीं। फिर सुने, लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत के संविधान में अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसका मतलब हमारा संविधान भी लचीला है, और लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें बदलाव करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया हमें फॉलो करनी होगी। वो प्रावधान कौन से हैं? तो कुछ प्रावधानों की चर्चा करें, जैसे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण करना, क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को घटाना, सीमाओं में परिवर्तन करना, नामों में परिवर्तन करना। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके। पार्लियामेंट को यह भी अधिकार है कि वह चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, या उनका क्षेत्र घटा दे या बढ़ा दे, या बाउंड्रीज में बदलाव कर दे, या नामों में बदलाव कर दे। अब करेगी कैसे? नए राज्यों का प्रवेश करना हो या नए राज्यों का निर्माण करना हो तो संसद इसके लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगी? तो अनुच्छेद 4 में यह बात लिखी गई कि इसके लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सामान्य प्रक्रिया का मतलब साधारण बहुमत। अब यह साधारण बहुमत क्या होता है? तो हम
दोनों हाउस को यानी लोकसभा और राज्यसभा को आप लोग एकदम प्रैक्टिकल जो अप्लाइड पॉलिटिक्स है उस रूप में देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि यह लोकसभा है, यह लोकसभा है और इस लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 है। सरकार उसी की होगी जिसकी बहुमत होगी। अब बहुमत 545 का नहीं होता, इलेक्टेड मेंबर का होता है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। तो 543 का बहुमत जो होता है 272 होता है, 272 होता है। बहुमत का अर्थ होता है आधे से कम एक अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि नए राज्यों का प्रवेश करना हो या नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो करेगा कौन? तो सिद्धांत में तो हम लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट करेगी और यही लिखा भी मिलता है, लेकिन अप्लाइड पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि सरकार करती है। तो इस वक्त सरकार किसकी है? तो मैं कहूं रूलिंग पार्टी के रूप में कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त है और 272 नहीं है, बल्कि अलायंसेस को ले लें तो लगभग 325 लोकसभा के निर्वाचित सीट बीजेपी के पास है। अब आप देखिए कितना आसान है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है और यही रूलिंग पार्टी नए राज्य का प्रवेश कर रही है या उत्तर प्रदेश से कोई दूसरा नया राज्य बना रही है, तो उसके लिए जब ड्राफ्टिंग तैयार करेगी और ड्राफ्टिंग को तैयार करने के बाद जब बिल को पेश किया जाएगा, तो ऐसे नए राज्यों का प्रवेश करने वाला विधेयक या नए राज्यों का निर्माण करने वाला विधेयक पहली बार किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे कि रूलिंग पार्टी उसे लोकसभा में ही पेश करती है। वजह उसका कि चूंकि बहुमत प्राप्त होती है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नए राज्यों का निर्माण करने वाला विधेयक इस लोकसभा में पेश किया, हम अगर कुल सदस्यों की ही मान लें या उससे कम मानना चाहें तो उस कम को भी मान सकते हैं। हम पहले उदाहरण देके समझा दें। मान लीजिए कि 545 हैं, आज 11 मई है। 11 मई को नए राज्यों का निर्माण करने वाला विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और जब प्रस्तुत होगा तो जाहिर सी बात है कि इधर रूलिंग पार्टी है और इधर विपक्ष है। तो 325 के अलावा जो बचे वो विपक्ष। तो जब रूलिंग पार्टी नए राज्यों का निर्माण करने वाले यानी उत्तर प्रदेश से मान लीजिए कि पूर्वांचल बनाने वाला विधेयक लाएगी और उसे लोकसभा में प्रस्तुत करेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब वोटिंग होगी तो ये 325 उसी के पक्ष में वोट करेंगे। और 325 नहीं चाहिए, उसे 545 टोटल का अगर ले लें तो 545 का 274 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। तो उसके पास तो ऑलरेडी इतनी सीट है, ये विपक्ष विरोध कर सकती है लेकिन उस विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सकती। यही स्थिति राज्यसभा में भी अपनाई जाएगी, यही राज्यसभा में ही अपनाया जाएगा। राज्यसभा में भी रूलिंग पार्टी पेश करेगी, जाहिर सी बात है कि वहां पर भी विपक्ष होगी, विरोध करेगी, लेकिन संख्या बल पर रोक नहीं पाती। तो साधारण बहुमत तो बहुत आसान है। ऐसे हम साधारण बहुमत के द्वारा अधिकांश ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने अनुच्छेद 2 का उदाहरण दिया, 3 का उदाहरण दिया। अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 4 में। जैसे अनुच्छेद 169 है कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो ऐसे राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाए, या अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका उत्साधन किया जाए। समाप्त करना या बनाना, बनाने के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि हमारे वहां विधान परिषद को समाप्त किया जाए यानी उसको एबॉलिश किया जाए, तो अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि संसद अपने सामान्य प्रक्रिया के द्वारा यानी साधारण बहुमत से विधान परिषद का उत्साधन कर देगी। तो बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई, लेकिन पार्लियामेंट बनाने की शक्ति का प्रयोग तब करेगी जब इनिशिएट करेगा कौन, राज्यों की विधानसभा। तो विधान परिषद या विधान परिषद का उत्साधन भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि 239 संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी
कि अगर किसी संघ शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो पार्लियामेंट को अधिकार है कि उस राज्य में मंत्रिपरिषद का भी सृजन कर दे और विधानसभा की भी गठन कर दे। दो इसके उदाहरण भी हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। अब अगर लिखने की बात आए कि लचीला संविधान किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह संविधान लचीला कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, या मैं यह भी कह सकता हूं कि जिसमें संशोधन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, या मैं यह भी कह सकता हूं कि जिसमें बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है। अब इसको अगर शब्दों के रूप में लिखना हो तो साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है, तो इसको मैं लिखता हूं, कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा। अगर कुल सदस्यों की संख्या की बहुमत के द्वारा कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव पास किया जाता है, हम उसी को साधारण बहुमत कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये बेस है, इसी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए निश्चित रूप से हमें ऐसे चीजों को जानना सख्त जरूरी होता है। साधारण बहुमत, कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत के द्वारा अगर संशोधन किया जाए, कानून बनाया जाए, हम उसी को कहते हैं लचीला संविधान। अब इसका अगला स्टेप अगर जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और बेहतर से बेहतर, टफ से टफ सवाल भी आपको अटेम्प्ट करने में कठिनाई नहीं होगी। ये तो साधारण बहुमत की बात किया या सामान्य प्रक्रिया की बात की। अब इसका अगला स्टेप देखिए, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। ये विशेष बहुमत क्या है? तो विशेष बहुमत निश्चित रूप से साधारण बहुमत से, यह सामान्य प्रक्रिया से टफ होगा, यानी कठिन होगी। हमने क्या लिखा यहां पर? साधारण बहुमत, कि कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा पास किया जाता है, तो हम उसी को साधारण बहुमत कहते हैं। अब विशेष बहुमत क्या है? जैसे उदाहरण दिया जाए, और छात्र जीवन जो गुजरता है वाकई में बहुत संघर्षपूर्ण दौर वो होता है। सब्जी खरीदना, खरीद के ले आना, काटना, फेंकना, खाना बनाना, फिर बर्तन साफ करना, कमरे में झाड़ू लगाना, सब काम वो छात्र करता है। ऐसा छात्र भोजन बनाएगा, जाहिर सी बात है भोजन बनाएगा, और भोजन के रूप में जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण दूं दाल की, तो इस इलाहाबाद या प्रयागराज में कहूं, प्रयागराज की शान है छात्रों का दोपहर का भोजन, क्योंकि उस दौर को मैंने भी फेस किया है। एक वर्ष में डेलीगेसी में रहा, तो डेलीगेसी हर चीज सिखा देती है। जहां पर डेलीगेसी संघर्ष करने की ताकत देता है, वहीं पर छात्रावास हमें मैनर्स भी सिखाता है। तो एक वर्ष में डेलीगेसी में रहा, उसके बाद हॉस्टल में हमें प्रवेश मिल गया। तो एक वर्ष का जीवन देखिए कि दोपहर में दिल्ली की भी लाइफ स्टाइल और यहाँ की भी हमने कॉमन एक देखा कि दोपहर में बच्चा खाना बनाता है तो एक ही कुकर में चावल भी डाल दिया, दाल बना दिया, और उसी दाल में कटोरा में, या टिफिन का बड़ा सा एक कटोरा टाइप सा होता है, उसी में चावल डाल दिया। या अगर चावल नहीं डाला तो दाल में ही 2-3 आलू, 4 आलू, टमाटर भी डाल दिया, मिर्चा भी फाड़ के डाल दिया, दाल तैयार। आलू निकाला, चोखा बना लिया, चावल बना के चोखा, दाल और चावल खा लिया। अब दाल बनाने के लिए मैं कहूं तो एक है सामान्य दाल। ये दाल सामान्य है। सामान्य दाल में किस चीज की हमें जरूरत होगी? दाल की, नमक की, पानी की, और चलिए हल्दी भी। ये सामान्य दाल की बात मैं कर रहा हूं। ये सामान्य दाल बना लिया। अब इसको हम क्या नाम दे दें? तो आप कह सकते हैं कि क्या है भाई? तो सामान्य दाल है। अब इस सामान्य दाल से हम अलग हटना चाह रहे हैं, एक स्टेप आगे। वो एक स्टेप क्या है? तो हमें विशेष दाल बनाना है। विशेष दाल,
तो निश्चित रूप से सामान्य दाल से टफ विशेष दाल होगा। लेकिन याद रखिए कि विशेष दाल के लिए सामान्य दाल का होना जरूरी है। अब यह दाल बनकर तैयार है, अब इसमें हम क्या कर दें, क्या मिला दें? तो मिला दीजिए मसाला, टमाटर, जीरा, हरा मिर्च, तेल आदि। जब आपने ये मिला दिया और इसी में सामान्य दाल आपने डाल दिया तो सामान्य दाल हो गया विशेष दाल। कहने का अर्थ कि विशेष दाल के लिए सामान्य दाल का होना जरूरी है। यानी अगला स्टेप, वैसे ही इस साधारण बहुमत से विशेष बहुमत टफ होगा। जैसे सामान्य दाल से विशेष दाल बनाना टफ होगा, वैसे ही साधारण बहुमत से विशेष बहुमत टफ होगा। महत्वपूर्ण क्या है कि इस विशेष बहुमत में हमें इसे लेना होगा और प्लस कुछ और मिलाना होगा। जैसे विशेष दाल के लिए हमने ये लिया और इसमें क्या मिला दे, ये मिला दिया तो विशेष दाल हो गया। वैसे ही विशेष बहुमत में क्या कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा, अब कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत का मतलब कि साधारण बहुमत, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, अगर हम ये उदाहरण आपके सामने दिए हैं तो फिजूल नहीं है। सामान्य दाल के लिए इसका बनाना जरूरी है और इसी को अगर हम इसमें मिला दें यानी प्लस कर दें तो विशेष दाल हो जाए। वैसे ही साधारण बहुमत को अगर हम मिला दें, किसमें मिला दें? इसमें मिला दें। क्या? कि कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 यानी 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, हम उसी को विशेष बहुमत कहते हैं। निश्चित रूप से विशेष बहुमत इस साधारण बहुमत या सामान्य प्रक्रिया से टफ है, कठिन है। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले लोग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से हटाया जाता है, हटाया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यही प्रक्रिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए भी यही प्रक्रिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी हटाने की यही प्रक्रिया है, विशेष बहुमत। इसलिए इसको तैयार करिएगा। साधारण बहुमत एक बार फिर सुन लीजिए, कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव विधेयक पास किया जाता है हम उसी को साधारण बहुमत कहते हैं। और इस साधारण बहुमत में अगर हम उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पास कर दें तो उसी को हम नाम देते हैं विशेष बहुमत। तो इसमें 2 स्टेप, जैसे यहां पर 2 स्टेप, विशेष दाल के लिए 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, वैसे ही विशेष बहुमत के लिए 2 स्टेप है। उदाहरण के लिए आसान नहीं है, जैसे मैं लोकसभा का ही उदाहरण दूं आपको, लोकसभा का ही उदाहरण दूं और किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने वाला प्रस्ताव है, पास कैसे होगा? विशेष बहुमत से। मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी लेकर आई और रूलिंग पार्टी के रूप में मैंने आपको बताया कि उसके पास 545 में कितनी सीटें हैं? 325 अलायंसेस को अगर ले लिया जाए तो लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 545 है इस वक्त, वर्तमान की बात करें, 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा तो 325 है। अब अगर लोकसभा में न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव लाया जा रहा है तो पहले लोकसभा पास करेगी। कैसे पास करेगी? कुल सदस्यों यानी 545 का बहुमत होगा। तो 545 का बहुमत कितना होगा?
तो 545/2-1 ये बहुमत हो जाएगा। तो सरकार के पास उतनी बहुमत तो है ही, प्लस उपस्थित रहें। कितने उपस्थित रहें? उपस्थित रहें। जैसे 2 स्टेप है, पहला कि कुल का बहुमत होना चाहिए, कुल का बहुमत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि उपस्थित रहें। कितने? 2/3। अगर हम कहें कि आज प्रस्ताव 11 मई को लाया जा रहा है, और 11 मई को जब प्रस्ताव लाया जा रहा है तो सदन में सदस्यों की संख्या है कितनी? 530, यानी 530 मौजूद हैं। तो इस 530 का 2/3 कितना होगा? देख लीजिए, 3 एकने 3, 2, 3 साते 21, 21 2, 3 छक्के 18, हम माने 176, 176, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 1 15, 2 1 3, यानी मिनिमम हम कह लें कि 352 चाहिए। उपस्थित रहे। कितने उपस्थित रहे? 2/3 उपस्थित, यानी 352। न्यायाधीश को हटाने वाले उस प्रस्ताव के पक्ष में 352 सदस्य मौजूद रहे। इनके पास कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 325। तो जो एक्स्ट्रा सदस्य हो रहे हैं लाएंगे कहां से? भाजपा और उसके अलायंसेस के पास 325 लोकसभा में सीट है। अगर कुल का हम ले लें तो 361-62 संख्या होती है। तो जो अतिरिक्त सदस्यों का और समर्थन चाहिए वो लाएंगे कहां से? मिलेगा कहां से? विपक्ष से। अब विपक्ष तब देगा जब सहमत होगा। तो न केवल उपस्थित रहें बल्कि पुनः मतदान करें। कितने? 2/3। हम इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। भारत का संविधान लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है। लचीला वह कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कठोर संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए एक भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब वो भिन्न प्रक्रिया के लिए आपको यह जानना जरूरी था। वो भिन्न प्रक्रिया क्या है? आइए उसको भी हम देख लेते हैं। अधिकांश संविधान हमारा लचीला, लेकिन अधिकांश लचीला होने का मतलब यह नहीं कि कठोर नहीं है। कठोर है, कम है। क्या लिखता है? भारतीय संविधान कठोर भी है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें तभी संशोधन होगा जब दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदन विशेष बहुमत से पास करें तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा अपनी सहमति दे। इसी को हम कठोर कहते हैं। यानी कठोर संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन के लिए एक डिफरेंस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि वह डिफरेंस प्रोसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो याद रखिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आपसे कहा कि विशेष बहुमत, साधारण बहुमत में हम क्या मिला दें कि विशेष बहुमत हो जाए, तो साधारण बहुमत में अगर हम इसको मिला दें तो विशेष बहुमत हो जाए। अब हम इस विशेष बहुमत में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति भी जोड़ दें, यानी दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से पास करें। और जो इस वक्त हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से कम आधे राज्यों की विधानसभा अगर अपनी सहमति देगी तभी संशोधन होगा, अदरवाइज संशोधन नहीं होगा। यह टफ कहा जाता है। जैसे कुछ प्रोविजन है और वो जानना आपके लिए जरूरी है कि कठोरता के वो लक्षण, वो प्रावधान क्या है। जैसे राष्ट्रपति
के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर प्रक्रिया को बदलना होगा तो इस प्रोसेस के साथ साथ इसको भी हमें फॉलो करना होगा। यानी दोनों सदन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन करेगा कौन, निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में यह बात लिखी गई है। निर्वाचन की प्रणाली कौन सी होगी, 55 में यह बात लिखी गई है। तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा कौन, एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में ही अगर कोई बदलाव करनी हो, निर्वाचन की प्रणाली में कोई अगर बदलाव करनी हो, तो वह बदलाव तब होगी जब दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से पास करें, प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा अपनी सहमति दे। तो आपको ध्यान देना होगा यहां पर कि जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और बहुमत में तो है ही। चलिए विपक्ष का भी समर्थन उसने ले लिया उस विषय पर। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में बदलाव करना हो और विपक्ष तैयार ना हो, लोकसभा राज्यसभा में उसने चलिए दिखाने के लिए लोगों को आपको समर्थन दे दिया, लेकिन जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी वो हाथ खड़ा कर देगी। बेहतर स्थिति क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी अधिकांश राज्यों में भी सरकारें हैं। तो अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है और वही केंद्र की सरकार अपने विशेष बहुमत से पास कर ली, तो जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहां की विधानसभा पास नहीं करेगी? अगर नहीं करती तो नहीं होगा। जैसे विषय राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बदलाव करना हो जजेस की योग्यता पर हटाने की प्रक्रिया में, या उसके क्षेत्राधिकार या हाई कोर्ट के बारे में कोई बदलाव करना हो, तो दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से पास करेंगे, प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा अपनी सहमति देगी, तभी पास होगा। तीसरा, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, शक्तियों का विभाजन हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर, कौन सी शक्ति का? कानून बनाने की शक्ति का, यानी विधायी शक्ति, एप्लीकेशन की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, और वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। ये तीन शक्तियों का विभाजन हुआ है। अगर इसमें कोई बदलाव करना हो, अगर इसमें कोई बदलाव करना हो, तो निश्चित रूप से दोनों सदन अपने विशेष बहुमत से पास करेंगे और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा अपनी सहमति देगी, तभी बदलाव होगा, अदरवाइज नहीं बदलाव होगा। इस शक्तियों के विभाजन में ही हम यह भी कोट कर सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर इन तीन सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल विषय में बदलाव करना होगा तो यह प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 368, ये वो 368 है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। कैसे किया जाएगा? विशेष बहुमत से। अगर अनुच्छेद 368 में पार्लियामेंट बदलाव करना चाहती है तो बदलाव करने के लिए उसको ये प्रोसेस को फॉलो करना होगा, अर्थात कठोर। आखिरी विषय, संसद में, संसद के सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद के सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए आपको यह प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब मैं यहां पे ब्रेक कर रहा हूं और यह जान लें आप कि जब आप यूपीएससी के सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो देखिएगा जिस टॉपिक को आज हम लोगों ने पढ़ा है कितने सवाल पूछे गए होंगे। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का सवाल कि भारतीय संविधान की कठोरता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से लिख देगा। बहुविकल्पीय सवाल होगा, 4 स्टेटमेंट नीचे की कौन सही है। तो इसके लिए हमको याद करना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और राज्य के बीच हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 368, संसद के सदनों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये वो विषय हैं जिसमें, यही विषय, इसके अलावा कोई विषय नहीं है, ये जान लें आप। ये वो विषय हैं
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल, जिसमें तभी बदलाव होगा जब दोनों सदन ये प्रोसेस को फॉलो करें और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा अपना कंसेंट दे, तभी बदलाव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का सवाल भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और जब मुख्य परीक्षा में पूछे तो भी हम लिख सकते हैं। अब अगले इसी विशेषता की बात चर्चा चल रही है, तो विशेषता के रूप में अगली विशेषता मैं लेके आऊंगा आपके सामने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फेडरल और यूनिटरी, क्योंकि वो भी एक यूनिक कैरेक्टर है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संघात्मक होने के साथ साथ एकात्मक भी हो। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, एकात्मक है, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म पे बेस्ड है, यानी संघात्मक है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। संघात्मक क्यों, एकात्मक क्यों? संविधान सभा के सदस्यों के सामने यह सवाल था कि या तो भारतीय संविधान संघात्मक होता या एकात्मक होता, दोनों है, उसके कारण क्या है? तो कारण है और उचित कारण है, और आपको भी लगेगा कि वो कारण जिस वजह से इन दोनों को हमने लिया वो सही कारण है। उसके लिए मैं कल आपके सामने एक और वीडियो ले आऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, और जितना सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कर सकें करिए। जय हिंद।